हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइजर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, तो हम हर पार्ट से क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे हर पार्ट की प्रैक्टिस हो सके। ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट जो हमारा सिलेबस का है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, ऐसे ही वीडियो अब मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीसीबी जो वैक्सीन दी जाती है वो किस मार्ग से दी जाती है। पीसीबी की जो वैक्सीन दी जाती है वो किस मार्ग द्वारा दी जाती है। पीसीबी को हम क्या बोलते हैं? पीसीबी को हम बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन पीसीबी को बोला जाता है। और इस वैक्सीन को जो देने की शुरुआत की गई थी, ये जब आरंभ हुआ था तो ये 2017 से इसकी शुरुआत हुई है देने की। ठीक है। ये निमोनिया जो बैक्टीरिया द्वारा भी होता है, वायरस द्वारा भी होता है। मेनली ये वायरस द्वारा होता है, राइनो वायरस द्वारा निमोनिया हो जाता है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये भी हो जाता है। फ्लू होता है, एक प्रकार का सर्दी खांसी हो जाती है, श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। तो उससे बच्चे को बचाने के लिए पीसीबी की वैक्सीन दी जाती है। ये किस मार्ग द्वारा दी जाती है? ये आईएम मोड द्वारा दी जाती है, मतलब इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा दी जाती है, जिसको हम पेशी द्वारा भी बोलते हैं। मतलब इसका इंजेक्शन किस में दिया जाता है? पेशियों में दिया जाता है। इसका इंजेक्शन किस में दिया जाता है? पेशी में दिया जाता है। आईएम का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। आईएम का कोण कितने में बनता है? 90 डिग्री। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो कितने डिग्री पर दिया जाता है? 90 डिग्री पर दिया जाता है। ठीक है। पीसीबी वैक्सीन की शुरुआत कब से हुई? 2017 से हुई है। ये शिशुओं और छोटे बच्चों को आमतौर पर दिया जाता है। इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं मेन, और 1 बूस्टर खुराक दी जाती है। ऐसे टोटल इसकी 4 खुराक दी जाती हैं। पहली खुराक दी जाती है इसकी 2, 4, 6 सप्ताह पे, और जो बूस्टर खुराक दी जाती है वो 12 और 15 महीने पर दी जाती है, जो इसकी बूस्टर खुराक दी जाती है। इसके अलावा जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके साथ भी इसको दे सकते हैं। 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह। 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में भी इसको दे सकते हैं, और इसकी बूस्टर खुराक 12 से 15 महीने में दी जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको कहाँ पे लगाया जाता है? पीसीबी वैक्सीन कहाँ पे लगाया जाता है, किस जगह पे लगाया जाता है शरीर को? तो अगर 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको जांग पे लगाया जाएगा। जांग के अग्र पार्श्विक भाग में, जो आगे का भाग होगा वहाँ पे लगाया जाएगा। और 2 वर्ष से अधिक का बच्चा होगा तो उसे हाथों की जो डेल्टाइट पेशी होती है ना, जहाँ पे जॉइंट होता है, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, पीसीबी वैक्सीन को 2017 से आरंभ हुई है। 2021 से ये पूरे भारत में फैल गया था। 2017 पे कुछ क्षेत्रीय स्तर पर लागू हुआ था, लेकिन 2021 में ये पूरे भारत में फैल गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक वैक्सीन का एक पूरा का पूरा वीडियो ही लेके आऊँगी, जिसमें सारे वैक्सीन टीके क्या होते हैं, टीकों के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सा किल्ड होता है, कौन कौन सा लाइव होता है। वैसे मैं कल हमारे हम जीतेंगे बैच में इसको ट्रिक द्वारा भी कराने वाली हूँ। तो उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर भी लेके आऊँगी कौन से किल्ड होते हैं, कौन से लाइव वैक्सीन होते हैं, कौन से टॉक्साइड होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं एडवांस लेवल के। कोविड कौन से प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का होता है, ये सारों को ट्रिक द्वारा याद करवाऊंगी। इसके अलावा किस टीके को कहाँ पे रखा जाता है, कितना ताप टेम्परेचर किस टीके के लिए आवश्यक होता है, किस टीके को कहाँ पे लगाया जाता है, हर टीके की लगाने की मात्रा, और हर टीके को कब शामिल किया गया, टीके की खोज कब हुई, कौन सा कब यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुआ, ये सारा आपको पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध किस प्रकार वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? उच्च जैविक मान, उच्च अपशोषण मान, उच्च प्रतिधारण मान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन के जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो मांस, मछली और अंडे जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, और उनकी उच्च जैविक मान होता है। उच्च जैविक मान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। ये उच्च प्रोटीन वाले स्रोत होते हैं। अंडा एक ऐसा स्रोत होता है कि अंडे से 6 ग्राम, एक अंडे से लगभग 6 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उससे प्रोटीन प्राप्त होता है। और अंडा जो होता है एक संपूर्ण प्रोटीन में आता है, अपूर्ण प्रोटीन में। उसकी जैसे दालें होती हैं वो अपूर्ण प्रोटीन में आती हैं, क्योंकि हमें उनके द्वारा पूरे अमीनो अम्ल प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जबकि अंडा हुआ, मांस हुआ, इनसे हमें पूरे अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हम उनको पूर्ण प्रोटीन भी बोलते हैं। और मांस, मछली, अंडे और दूध का क्या होता है? उच्च जैविक मान होता है, मतलब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी होती है। मतलब जैविक मान से मतलब हो सकता है
कि जीव है, जीव क्या होता है, हमें ईंधन देता है, जलता है जब जीव तो जल हमें ईंधन देता है। तो ऐसे ही जब प्रोटीन जलता हो हमारे शरीर में पचता है तो इसकी बहुत जल्दी पच जाता होगा और हमारा मतलब जो बोलता है जठर अग्नि जो होती है वो प्रबल हो जाती होगी और जलते जल जल के ये बाहर जल्दी निकल जाता होगा, है ना। तो इसलिए इसका उच्च जैविक मान बोलते हैं। किसका बोलते हैं? मांस, मछली, अंडे और दूध, इनका क्या होता है? उच्च जैविक मान होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंडे का जैविक मान सबसे ज़्यादा होता है। किसका? अंडे का जैविक मान सबसे ज़्यादा होता है प्रोटीन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। और अगर आपसे परसेंट में पूछ लिया जाए कि जो अंडा होता है, अंडे का जैविक मूल्य या बायोलॉजिकल मान या जैविक मान कितना होता है, तो इसका जैविक मूल्य लगभग 95% होता है। कितना होता है? 95% होता है। वहीं दूध की बात की जाए कि दूध का कितना होता है बायोलॉजिकल वैल्यू, तो दूध का बायोलॉजिकल वैल्यू 85% होता है। मांस का अगर देखा जाए कि मांस का कितना होता है, तो मांस का देखा जाए तो मांस का जैविक मूल्य 70% से ज़्यादा होता है। अंडे में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, B2, B5, B6, B12, इसके अलावा सेलेनियम, फास्फोरस, ये सारी ही चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा अंडे में ल्यूटिन और जेक्सेंथिन, कौन से? ल्यूटिन और जेक्सेंथिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। ल्यूटिन और जेक्सेंथिन नामक जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका प्रोटीन का जो जैविक मान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अंडे में कोलिन भी होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है? अंडे में कोलिन होता है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास को अच्छा करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एक दिन में लगभग 2 अंडे खाना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? हैजा की बात करें तो हैजा विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा ये रोग फैलता है। हैजा को हम नीली मौत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हैजा को? हैजा को नीली मौत बोलते हैं। और ये किसके कारण हो जाती है? विब्रियो कैलोरी नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण ये हैजा फैल जाता है। कोलेरा होता है, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये फैल जाता है। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण फैल जाता है। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के मल से, दूषित भोजन या पानी पीने से हो जाती है। ये उन इलाकों में तेज़ी से होती है जहाँ पर सीवेज और पानी का उचित उपचार नहीं होता, या जल जो निकासी की उचित सुविधा नहीं होती, वहाँ होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसी जगहों पर उबाल के पानी पीना चाहिए, क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, बिना पकी सब्जी और अध पका जो खाना है नहीं खाना चाहिए, साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट और फ्रेश करके आके हाथ धोना चाहिए। ये एक महामारी जन्य बीमारी है। अगर ये फैल जाती है तो ये तेज़ी से महामारी का रूप भी ले लेती है। हैजा से पीड़ित लोगों में क्या होता है? गंभीर दस्त होते हैं, उल्टी की शिकायत होती है और पोटेशियम का स्तर जो होता है हैजा के द्वारा फैल जाता है। अब बात करें कि हैजा की खोज किसने की थी? हैजा की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? तो हैजा की यहाँ पे बात चल रही 1885, जबकि आप लोगों ने, है ना, इसका कहीं और ही नाम पढ़ा होगा। रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ऐसे नाम आपने सुने होंगे हैजा के लिए। लेकिन हैजा के लिए जो सबसे पहले टीका विकसित किया था, काम करने की बात आएगी तो पास्चर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विकसित करने की बात आ जाएगी तो जो विकसित किया था जैम फेरन ने। किसने किया था हैजा का टीका विकसित? जैम फेरन ने किया था। हैजा के बचाव के लिए एक मौखिक वैक्सीन दी जाती है जो बैक्टीरिया वी कॉलेरा और ई कोलाई के कारण होने वाले संक्रमण से हमें बचाती है, और ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। हैजा वैक्सीन की 2 खुराक लेने से गंभीर हैजे से 60 से 70% सुरक्षा मिलती है। क्या क्या हो सकता है इसमें? मतली, उल्टी, भूख ना लगना, दस्त लगना, ये सारे प्रभाव होते हैं। हैजा वैक्सीन लेने के बाद टीकाकरण के 10 दिनों में गंभीर दस्त की संभावना जो होती है वो 90% तक कम हो जाती है। तो इसलिए हैजा का वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे पहले इसको विकसित किसने किया था? जैमे फोरेन ने 1885 में इसको विकसित किया था। ये जीवित क्षीर टीका जो जीवाणुओं से बना होता है, जीवित क्षीर जीवाणुओं से बना होता है, या बोल सकते हैं हम लाइव जो बैक्टीरिया से ये मिलकर बना होता है। लाइव बैक्टीरिया से मतलब ये जीवित वैक्सीन होती है।
लुई पैस्चर जो थे उन्होंने हैजा वैक्सीन बनाने का पहला प्रयास किया था और इसका मतलब इस इनने विकसित ही किया था और इनने पहला प्रयास किया था लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने मुर्गियों उनका प्रयास था कि मुर्गियों में उन्होंने प्रयास किया था कि मुर्गियों में हैजा रुक जाए, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया था। लेकिन 1885 में विकसित किसने कर दिया था? जेम फेरन ने कर दिया था। किसने? जेम फेरन ने किया था। जेम फेरन में 1885 में हैजा की वैक्सीन इसलिए बनाई थी कि उन्होंने हैजा महामारी के दौरान हैजा महामारी फैल गई थी स्पेन में और उन्होंने लगभग 50,000 लोगों पर इस टीके का इस्तेमाल किया था। हैजे पे और भी लोगों ने काम किया है। एक बेलम कोले थे, उन्होंने भी काम किया है। होल्मग्रेन थे, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन मेनली जो जाना जाता है जेम फेरन और लुई पास्चर को जाना जाता है। हैजा वैक्सीन से 2 साल तक 60 से 70% तक सुरक्षा मिलती है। हैजा से बचने के लिए इसकी 2 खुराकें लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? हैजा वैक्सीन की जो खुराक लेना चाहिए वो कितने बार लेना चाहिए? तो 2 बार इसकी खुराक लेना चाहिए। 2 बार की इसकी खुराक होती है। 2 से 6 साल तक, अगर इसका 2 साल तक का है तो 2 दे दो, लेकिन अगर 2 से 6 साल तक का बच्चा है उसको देने की ज़रूरत पड़ जाए तो 1 सप्ताह के अंतराल में, 1 से 6 सप्ताह के अंतराल में इसको दे देना चाहिए। एक डोकोरल वैक्सीन नाम आती है। डोकोरल 2 वैक्सीन आती हैं हैजा की, एक होती है डोकोरल और एक होती है वैक्सचोरा। क्या होती है? एक होती है डोकोरल, एक डोकोरल वैक्सीन होती है और एक होती है वैक्सचोरा। एक होती है डोकोरल और एक होती है वैक्सचोरा। ये दोनों ही किसकी वैक्सीन है? हैजा की वैक्सीन है। डोकोरल वैक्सीन को 7 से 42 दिनों के अंतराल पर लेना चाहिए। डोकोरल वैक्सीन को कितना? 7 से 42 दिनों के अंतराल पर लेना चाहिए। ठीक है, याद रखना चाहिए। और वैक्सचोरा की एकल खुराक ही दी जाती है। वैक्सचोरा की एकल खुराक ही दी जाती है। जो ये दोनों, ये इस पर पूछा जाए कि डोकोरल वैक्सीन किसके लिए, तो हैजा के लिए। वैक्सचोरा वैक्सीन किसके लिए? हैजा के लिए। याद रखना चाहिए। हैजे के टीके को कैसे लिया जाता है? ओरली लिया जाता है। और टीकाकरण कराने से पहले या बाद में ऐसा बोला जाता है कि कुछ खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर मतलब टॉक्सिक सिंड्रोम पैदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में कुल जितना हम कैलोरी लेते हैं उसका कितना प्रतिशत प्रोटीन लेना चाहिए? कुल जितना हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसका प्रोटीन कितने प्रतिशत लेना चाहिए? 10 से 35% प्रोटीन लेना चाहिए। एक संतुलित आहार में कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत प्रोटीन लेना चाहिए? 10 से 35% लेना चाहिए। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की खोज वर्जिलियस ने की थी। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है प्रोटीन? प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है और लगभग 20 अमीनो अम्ल इसको बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर के लिए ये शरीर की मांसपेशियों को बिल्ड करता है। शरीर की बिल्डिंग बनाने वाला इसको बोलते हैं। हड्डियों पर काम करता है, हड्डी बनाता है ये। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन का नामकरण किया था मोल्डर ने। मोल्डर ने जो किया था प्रोटीन का नामकरण किया था। मोल्डर ने प्रोटीन का नामकरण किया था और मोल्डर की प्रोटीन की जो खोज की थी वो वर्जिलियस ने की थी और मोल्डर ने प्रोटीन का नामकरण किया था। याद रखिएगा। प्रोटीन अगर शरीर में बात की जाए तो हमारे जो नाखून हैं, बोन्स हैं, मांसपेशियां हैं, ये सारी ही चीज़ लगभग हमारे प्रोटीन से ही बनी हुई होती हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों की बात करें तो सोया बीन्स, फलियां, नट बटर, इनमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से आरंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? पाचन रस आमाशय से आरंभ हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मुंह से ही हो जाता है लार ग्रंथियों में, जबकि प्रोटीन का आमाशय या स्टोमक से होता है। पाचन आमाशय की दीवारों से बनने वाले जो गैस्ट्रिक रस होते हैं उनके कारण होता है। प्रोटीन का पाचन ग्रहणी और इलियम में भी होता है। किसमें? ग्रहणी और इलियम में भी प्रोटीन का पाचन होता है। ग्रहणी और इलियम छोटी आंत के ही भाग होते हैं, यहाँ भी होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होते पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसके कारण होता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ देता है। एक तो प्रोटोज में तोड़ देता है और तोड़ देता है पेप्टोन में। प्रोटोज और पेप्टोन में तोड़ देता है। इसके अलावा ग्रहणी जो होती है ग्रहणी में अग्नाशयी रस के ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्रहणी से निकलता है। काइमोट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? ये भी ग्रहणी से निकलता है। ग्रहणी से निकलने वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पूरा पाचन छोटी आंत की इलियम में होता है, क्षुद्रांत्र या इलियम होता है, वहाँ पर प्रोटीन का पूरा पाचन होता है, तो याद रखिएगा। प्रोटीन के लिए भी एक अलग वीडियो लाऊंगी जिसमें प्रोटीन का पूरा पोषण हम पढ़ेंगे, किस शरीर की किस अवस्था में प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, शरीर का कौन सा भाग कितना हमें मतलब प्रोटीन का देता है, इसके अलावा सॉरी किस पदार्थ से हमें कितना प्रोटीन मिलता है, कौन से आटे में कौन सा प्रोटीन होता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, ये सारे हम करेंगे प्रोटीन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन लेना चाहिए वो लगभग 10 से 35% हमें अपने खाद्यान्न का क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। यहाँ पूछ रहे हैं संतुलित आहार में प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का हमें 50 से 60% प्राप्त होता है, और हमारा शरीर भी लगभग कार्बोहाइड्रेट का 65% भाग से बना होता है और 15% भाग से प्रोटीन से बना होता है। हमारा जो शरीर होता है वो 15% प्रोटीन भाग से बना होता है और 65% जो होता है हमारा पूरा जो शरीर होता है कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। तो संतुलित आहार से जो हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कितना प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है? 50 से 60% भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं। 1:2:1 से मिलकर ये बने होते हैं, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये अवयव होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये स्टार्च, शुगर, ये सारी चीज़ों में पाए जाते हैं और मुख से ही इसका पाचन आरंभ हो जाता है। मुंह से ही, जब हम मुंह में ही इसको लेते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ कार्ब वाली खाते हैं तो उसका पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में जो हमारे एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं वो इसका पाचन स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्च, शर्करा, फाइबर, ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बांटा है। सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 1 या 2 शर्करा के अणु होते हैं, जबकि जटिल में 3 या उससे ज़्यादा के अणु होते हैं। एक सबसे कठिन जो होती है वो होती है स्टार्च। स्टार्च जो शर्करा होती है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है, पौधों में पाया जाता है, जैसे अनाज, आलू और मक्का, उसमें पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा सुक्रोज जो होता है, देखो एक बार बता देती हूँ। आलू में क्या पाया जाता है? आलू हुआ, मक्का हुआ, आलू और मक्का में क्या पाया जाता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा बात करें अगर हम सुक्रोज की, तो सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? चीनी में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है चीनी में। सुक्रोज चीनी में पाया जाता है। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रक्टोज जो पाया जाता है फल और शहदों में पाया जाता है। फल और शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज रक्त में पाया जाता है। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है रक्त में। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज पाया जाता है। और ग्लाइकोजन जानवरों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। पूछे कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? तो शर्करा इसको हम बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमारे खाद्यान्न का 50 से 60% भाग हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। प्रतिदिन अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात की जाए तो 130 ग्राम एक साधारण मेल और साधारण जो वुमेन होती है उसको लगभग 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। देखो अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर के अनुसार भोजन को लगभग कितने आधारीय खाद्य समूह में बांटा है? देखो ये आधारीय है। अगर नॉर्मल पूछें खाद्य समूह में कितना बांटा है तो खाद्य समूह में 8 भागों में बांटा है। लेकिन आधारीय खाद्य समूह की बात करें कि मूल भोजन समूह को या आधारीय भोजन को कितने समूह में बांटा गया है, तो लगभग 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें बात करें जैसे कि एक होता है दूध से बने पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ। दूसरा होता है प्रोटीन प्रदान करने वाले पदार्थ, ठीक है। तीसरा होता है फल, सब्जियां, ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा फल, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। चौथा हो जाएगा अनाज। चौथा क्या हो जाएगा?
अनाज हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा बसा एवं शर्करा। पांचवा क्या हो जाएगा? बसा एवं शर्करा हो जाएगा। तो भोजन को कितने आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है? 5 आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि कुल कितने खाद्य समूह में बांटा है, कुल खाद्य समूह की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, और कुल आधारीय की बात करेंगे तो आधारीय में 5 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा? कुल कितना आ जाएगा? कुल 8 आ जाएगा। ठीक है। और वैसे कितना आ जाएगा? आधारीय में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर तो धारा मापने के लिए किया जाता है, एलसीआर मीटर भी नहीं किया, मल्टीमीटर भी नहीं किया जाता। बॉम्बे कैलोरी मीटर, बॉम्बे कैलोरी मीटर में क्या किया जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी पदार्थ के दहन से निकलने वाली ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? हम जो खाना खाते हैं, वो खाना, हमारा जो खाना पचता है उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब हमारा खाना जो जल के हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उसको मापने के लिए बॉम्ब कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बॉम्ब कैलोरी मीटर। कैलोरी मापने के लिए ऊर्जा का मतलब एक किसी चीज़ से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, उसको हम बॉम्ब कैलोरी मापी बोलते हैं। मतलब एक ठोस या तरल ईंधन का ऊष्माजनक मान जो होता है वो बम कैलोरी मीटर होता है। इसको या तो ठोस का भी माप कर सकते हैं और इससे तरल का भी माप कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इन्हीं उपकरणों के प्रयोग से पता चलता है। अगला है, 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम हर टॉपिक की पूरा का पूरा सिलेबस की एक अलग अलग प्रकार की ई बुक तैयार कर रहे हैं, जो आपको हमारे बैच में मिलेंगी, जिसमें विभागीय योजनाओं की एक ई बुक रहेगी, जिसमें सारे विभाग की लगभग आपको 2000 प्लस योजनाएं मिलेंगी। एक आपको अधिनियम की ई बुक मिलेगी, अधिनियम की ई बुक में भी करीब 2000 प्लस प्रश्न रहेंगे। एक आपको पूरे मानव अंगों की मिलेगी, मानव अंग में जिसमें प्रजनन तंत्र रहेंगे, प्रजनन तंत्र नर और मादा के दोनों के रहेंगे। इसके अलावा ग्रंथि और हार्मोन रहेगा, और तीसरा पाचन ग्रंथि रहेगी। इसके अलावा बात करेंगे तो एक पोषण की पूरी ई बुक मिलेगी, एक आईसीएमआर की मिलेगी, एक आपको मिलेगी पूरा का पूरा प्रबंधन, जिसमें अभिप्रेरणा, सामुदायिक संगठन, गतिशीलता, समाज, नेतृत्व, संचार, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, सतत विकास, इस पूरे का पूरा मटेरियल मिलेगा। लगभग 1200 से 1500 प्रश्न उसमें रहेंगे। इसके अलावा जो योजनाओं का अलग आपको मिलेगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अलग पीडीएफ मिलेगी, नवजात बच्चों की अलग पीडीएफ मिलेगी। उसके लिए आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारा जो बैच है वो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर रहता है। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच लेंगे तो उसमें आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं। एक होता है उसमें टेस्ट ग्रुप, जहाँ पूरे समय टेस्ट चलते हैं। टेस्ट के सबसे ज़्यादा आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितना भी आप ऑनलाइन चीज़ें लगा लो, लेकिन जितना आप टेस्ट दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको आपकी गलती पता चलती है और वो आंसर आपको याद होता है। हम एक ही टेस्ट को बार बार भी करवाते हैं, ताकि आप उस टॉपिक पे इतने माहिर हो जाओ कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको करके आ पाओ। इसके अलावा एक टेस्ट ग्रुप के अलावा एक आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर और ट्रिक वाला ग्रुप मिलता है, जहां पर हम सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा करा रहे हैं, सारी तैयारी ट्रिक द्वारा करा रहे हैं, पूरा टॉपिक हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। तो ये कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पर मिलता है। सारे ही टॉपिक जो होते हैं टॉपिक वाइज हैं। हर टॉपिक का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, पर्टिकुलर थ्योरी पीडीएफ मिलेगा, उसका एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा और उसका वीडियो लेक्चर मिलेगा, और उसका फिर टेस्ट होता है। इसके अलावा एक हमारा प्रैक्टिस बैच भी बनाया है हमने उन लोगों के लिए जिन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी और उनको लगता है कि हम अगर फिर से पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे, हमें केवल प्रैक्टिस लगाना है, तो वो हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच में केवल आपको एमसीक्यू मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। जो टेस्ट हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलेगा वो उनको भी मिलेगा, तो वो भी टेस्ट दे सकते हैं। उनकी तैयारी कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड में टेस्ट होता है, और टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे अभी तक जितना पूरे सिलेबस का जितना सिलेबस हो चुका है, सारा सिलेबस की आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको डेली टेस्ट देने मिलेगा। डेली एक टेस्ट होता है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और बहुत शानदार प्रश्नों का टेस्ट होता है।
इसके अलावा कठिन से कठिन टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो टीका वाला जो टॉपिक है, टीके को मैं कल पढ़ाने वाली हूँ, पूरे ट्रक से पढ़ाने वाली हूँ और फिर उसका टेस्ट होगा। अभी जो हमारे यहाँ आज रात को टेस्ट है, आज रात को पूरा का पूरा जो सिलेबस का थर्ड भाग है, जिसमें पंचवर्षीय योजना है, जिसमें अभिप्रेरणा है, जिसमें नेतृत्व है ना, जिसमें संचार है, जिसमें सामुदायिक गतिशीलता, ये 6-7 टॉपिक का टेस्ट है। 200 मैराथन प्रश्नों का रात को 10 बजे से टेस्ट होगा। तो जो भी हमारा बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सारी ही ई बुक उनको मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, सारे वीडियोस उनको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है, जल की 1 ग्राम मात्रा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 कैलोरी हो जाएगा। जल का सूत्र कितना होता है, H2O होता है। एक क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है। हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, सारे लोग कमेंट्स करके बताइएगा। जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सारों के कमेंट पढ़ती हूँ। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमें जो हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए। फल, सब्जी, दूध, मांस, दाल या अनाज एवं उसके उत्पाद। देखो अभी तक तो यही होता है, अनाज और उसके उत्पाद, लेकिन ICMR 2024 में बोला है कि फल और सब्जियों की मात्रा को सबसे पहले स्थान पर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने ICMR 2024 दिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा, अनाज और उसके उत्पाद आ जाएगा। लेकिन अगर ICMR 2024 देंगे तो उन्होंने जो खाद्य पिरामिड बनाया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया है फर्स्ट नंबर पर, वो फलों और सब्जियों को दिया है। पहले फल और सब्जी सेकेंड नंबर पर आते थे, लेकिन उन्होंने खाद्य पिरामिड चेंज कर दिया है और पहले नंबर पर फल और सब्जी कर दी हैं। अगला है, एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन पीना चाहिए। कितना, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अपने शरीर में के वजन के बढ़ते भय से भोजन न करने की बीमारी क्या कहलाती है। भोजन ना करने की बीमारी क्या कहलाती है, मतलब भोजन ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं। जब हमें भोजन, डर के मारे कि कहीं हम मोटे ना हो जाएं, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, कि हमने खाने ही नहीं खा रहे हैं डर से कि अगर हमने खाना खाया तो हमें क्या हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया जो नर्वोसा होता है, उसमें व्यक्ति जो होता है खाना ही नहीं खाता है, उसे लगता है, एक भय बन जाता है कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो ये भय बन जाता है खाना ना खाने का। तो ये कौन सी बीमारी होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। जबकि बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है, बुलीमिया नर्वोसा में अगर यदि व्यक्ति खा लेता है तो वो उस डर से कि अब मैंने खा लिया है, अब मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वो जो खाता है ना वो पूरा उगल देता है बाहर, वोमिटिंग द्वारा, उल्टी द्वारा वो बाहर कर देता है, उसको हम बोलते हैं बुलीमिया नर्वोसा। इसके अलावा बिंज ईटिंग क्या होती है, जिसमें कम समय में बहुत सारा खाना खा लिया जाता है। विंज ईटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वह कितना खा रहा है इस पर उसका नियंत्रण ही नहीं है। मतलब वो एक दूसरे व्यक्ति से अगर कहें, दूसरे व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही खा लेता है, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा खा लेना, उसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग किसे कहते हैं, कम समय में जब हम बहुत अधिक खा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बिंज ईटिंग कहते हैं। कम समय में बहुत अधिक खा लेना, इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है, या BED भी इसको बोला जाता है। BED मतलब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हमें कितना खाना है, वो खाता ही जा रहा है, एक उसका वो पेट ही नहीं भरा रहा है, वो खाता ही जा रहा है, उसको हम बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भय है, खा ही नहीं रहा है, क्योंकि बुलीमिया नर्वोसा में खा तो लेता है पर वो जो खाता है उसको निकाल देता है बाहर। बिंज ईटिंग, खूब खाओ पियो, खूब खाने पीने वाला बेकार है, समोसा चटनी भी खा रहे हैं, कचौड़ी भी खा रहे हैं, चाट फुल्की भी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं बिंज ईटिंग, पता ही नहीं है कि हमारे शरीर का क्या होगा, खाने ही लगे, उसको हम बोलते हैं बिंज ईटिंग। अगला है कि एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी कर देता है, किस विकार से पीड़ित है। अभी मैंने बताया था ये विकार कौन सा हो जाएगा, बुलीमिया नर्वोसा विकार हो जाएगा। अगला है,
उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंग पर्णी के रूप में जाना जाता है और जिससे त्वचा पर दर्दनाक दाने या छाले हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम हर्पीज जोस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। चिकन पॉक्स भी इसको बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? इसको चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर पर बहुत ज़्यादा दर्दनाक छाले हो जाते हैं। ये वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर वायरस के कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर वायरस जोस्टर के कारण भी हो जाता है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं और इसको सिंग पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में कहीं भी दिखाई दे देता है, लेकिन ज़्यादातर ये चेहरे पर और शरीर पर एक तरफ दिखाई देते हैं। एक तरफ दिखाई देने वाली वैक्सीन होती है, रोग होता है। वेरिसेला की अगर हम वैक्सीन की बात की जाए तो वेरिसेला की वैक्सीन जो होती है 1 साल के अंदर अंदर देनी जानी चाहिए। वेरिसेला की वैक्सीन कितने अंदर दे देना चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर वेरिसेला की वैक्सीन दे देना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं? इसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। इसके कारण पूरे शरीर पर, त्वचा पर चिकटे टाइप से उठ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी वैक्सीन को चिकन पॉक्स वैक्सीन भी बोलते हैं और ये कमज़ोर वायरस से बनती है। किससे बनती है? जो इसकी वैक्सीन जो बनती है, जो वेरिसेला वायरस की वैक्सीन जो होती है कमज़ोर वायरस से बनाई जाती है और ये आजीवन सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों को ये वैक्सीन 12 से 15 महीने की उम्र में और फिर 4 से 6 साल की उम्र में लगवानी चाहिए। और वयस्क अगर लगाते हैं तो कम से कम 28 दिन के अंतराल पर 2 खुराक इनको लगवानी चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट जनरली ज़्यादा नहीं होते हैं और ये एक बार लगाने के बाद बताते हैं कि ताउम्र ये सुरक्षा भी प्रदान कर देती है। इसकी 2 खुराक मेनली ज़्यादा जानी जाती है और ये IM मोड द्वारा लगाई जाती है, मतलब किस मांसपेशियों द्वारा ये लगाई जाती है। ऊपरी बाह में लगाई जाती है, ऊपरी बाह में लगाई जाती है और मांसपेशियों द्वारा ये मांसपेशियों पर ये लगाई जाती है। अगला है शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं? तनाव हार्मोन कहते हैं। ये एड्रेनल ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होता है। एड्रेनल ग्लैंड द्वारा, ये एड्रेनल ग्रंथि द्वारा ये सीक्रेट होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो उससे क्या होता है? तो त्वचा क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा पतली पड़ जाती है और वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही कारण होता है कुशिंग सिंड्रोम का कि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसका स्तर जो होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ये स्टेरॉइड दवाओं के खाने से भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने से अगर स्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है तो उसके कारण भी कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिससे BP भी हाई हो जाता है और जो शरीर की त्वचा होती है वो भी पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन के बढ़ने से उत्पन्न होता है। तो कुशिंग हार्मोन जो सिंड्रोम होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से होता है। शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है जिसके कारण ये सारी रोग स्थिति हो जाती है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथि से निकलता है कुशिंग जो कॉर्टिसोल हार्मोन है? एड्रेनल ग्रंथि द्वारा ये निकलता है। किसके द्वारा? एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है। अगला क्वेश्चन है, को एक बार पढ़ लो। कुशिंग सिंड्रोम हार्मोन कॉर्टिसोल की अधिकता से होता है। अधिवृक्क या एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है। कुशिंग सिंड्रोम हार्मोनल विकार होता है जो जब हमारा शरीर बहुत अधिक समय तक कॉर्टिसोल का उत्पादन करता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर को तनाव का जवाब देने में मदद करता है। इसमें लक्षणों में वजन बढ़ जाता है, त्वचा पतली हो जाती है, गोल लाल चेहरा हो जाता है। अगर इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर स्थिति में भी आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला का संक्रमण का लक्षण नहीं है? साल्मोनेला जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं या जो इसको आंतीय बुखार भी बोला जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या क्या होता है? देखो, दस्त भी लगते हैं, बुखार भी होती है, पेट में ऐंठन भी होता है, लेकिन इसमें उल्टी नहीं होती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है और इसमें क्या प्रभावित होता है? इसमें आंत प्रभावित होती हैं, आंतों को ये इफेक्ट करता है साल्मोनेला टाइफी।
और अगला है नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? बाध्यकारी चोरी की आदतें, भूलने वाला विकार, मिर्गी के लगातार हमले या अत्यधिक नींद का विकार। जो नार्कोलेप्सी होता है उसमें अत्यधिक नींद आती है। नार्कोलेप्सी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद आती है और जहाँ व्यक्ति बैठा हो वहीं पर ही ऊँघने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नार्कोलेप्सी बोलते हैं। याद रखिएगा, नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद आना। बहुत ज़्यादा मात्रा में नींद आने को हम क्या बोलते हैं? नार्कोलेप्सी कहते हैं। इसमें व्यक्ति नींद पर काबू नहीं कर पाता, दिन के वक्त भी नींद आती है, रात के वक्त भी इसको नींद आती है। उसको ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, जो मस्तिष्क के नींद जागने की जो चक्र होता है उसको नियंत्रित करने वाला होता है। मेलाटोनिन जिसको हम बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि से सीक्रेट होता है, वो जो होता है अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण इससे पीड़ित व्यक्ति को हर समय सोने की इच्छा होती है, हर समय वो सोता है। इसके कारण ब्रेन डैमेज भी उसका हो सकता है। दिन में नींद आना इसका मेन लक्षण होता है। रात को आ रही है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन दिन में भी अगर आ रही है तो वो एक बेकार चीज़ होती है। इसका कारण हाइपोथैलेमस में चोट लगना भी हो सकता है। अगला है मानवों में पैचिस उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? देखो, मानव में पैचिस एक बैक्टीरिया वायरस भी करता है। अमीबिया जो होता है, प्रोटोजन होता है, ये भी एक पैचिस उत्पन्न करते हैं। अमीबिया पैचिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, वो भी इसको उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर जो दे रहे हैं इनमें से जो उत्पन्न करता है पैचिस, वो होता है सिगेला। सिगेला जो बैक्टीरिया होता है वो पैचिस उत्पन्न करता है। कौन सा? सिगेला बैक्टीरिया। सिगेला एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये क्या करता है? पैचेस उत्पन्न करता है। ये किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन और दूषित पानी द्वारा ये फैल जाता है। किसके कारण फैलता है? दूषित भोजन और दूषित पानी द्वारा ये फैल जाता है सिगेला। सिगेला किसके द्वारा फैलता है? दूषित पानी और दूषित भोजन द्वारा फैलता है। ये जो पैचेस होता है ये दंडाणु के आकार का होता है, इसको सिगेलोसिस भी बोलते हैं। और ये एंटीबैक्टीरियोसी परिवार के अंतर्गत आता है और ये जो इकोलाई का परिवार होता है उससे संबंधित होता है। एक इकोलाई परिवार होता है उससे संबंधित ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होती है अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण हो जाती है। 21वें गुणसूत्र की इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की इसमें क्या हो जाती है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। इसमें मांसपेशी टोन हो जाती है, छोटा कद हो जाता है, नाक भी छोटी हो जाती है। इसको इसको ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको ट्राइसोमी 21 भी इसको बोला जाता है, याद रखना। इसके अलावा बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम की। ये पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? तो ये इसको जैसे कि ये ट्राइसोमी 21 की होती है, इसमें 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जो 13वां गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है पटाऊ सिंड्रोम में। याद रखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम में 23 प्रत्येक जो कोशिका में सामान्यतः अपन को पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें जो 13वां गुणसूत्र होता है उसकी 2 प्रतियों की बजाय 3 प्रतियां हो जाती हैं। ऐसे डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतियां हो जाती हैं और पटाऊ में क्या हो जाता है? जो 13वां जो गुणसूत्र होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगर हम ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है पुरुषों में, जिसके कारण पुरुष भी क्या होता है? मादा जैसा व्यवहार करने लगता है। उसको बांझपन आ जाता है, वो कभी पिता नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है? उसमें ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो महिलाओं में होते हैं, तो महिला पुरुष जो दोनों के मिक्सअप लक्षण वो करने लगता है। अगला है क्राई टू चैट सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसको हम 5P सिंड्रोम भी कहते हैं। ये सिंड्रोम तब होता है जब गुणसूत्र 5 का 5वें गुणसूत्र का एक हिस्सा गायब हो जाता है, तो उसको हम क्राई टू चैट सिंड्रोम बोलते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को बच्चा जब रोता है तो वो बिल्ली की तरह रोता है। क्या होता है? बिल्ली की तरह रोता है। इसके अलावा इसका छोटा सिर हो जाता है, इसको हम माइक्रोसेफली बोलते हैं। कमज़ोर मांसपेशियाँ हो जाती हैं, जिसको हम हाइपोटोनिया बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जबड़ा भी छोटा हो जाता है, चेहरा भी गोल हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। एकदम ओंठ भी फटे फटे से हो जाते हैं, बिल्ली जैसा रोने लगता है। तो इस प्रकार से ये 5P माइनस सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये 5वां गुणसूत्र इसमें क्या हो जाता है? 5वें गुणसूत्र की इसमें
कमी हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको 5p माइनस रोग भी बोलते हैं। और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगता है बच्चा। अगला है डैश एक जीवित जीवाणु टीका का एक उदाहरण है। तो आंत ज्वर, ये सब तो किल्ड हैं। बाकी ये जो आंत ज्वर है जिसको हम बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के भी दो प्रकार होते हैं। एक जो टाइफाइड होता है, एक टाइफाइड जो होता है वो सक्रिय मतलब जीवित वैक्सीन का बना होता है, और एक निष्क्रिय का बना होता है। लेकिन इन सब में टाइफाइड ही एक ऐसा है जो जीवित वैक्सीन का बना हुआ प्रकार होता है। तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफी द्वारा ये टाइफाइड हो जाता है। इसके अलावा बात करें अगर हम प्लेग की, तो जो प्लेग होता है एर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, और ये मरे हुए जीवाणुओं से बनाया जाता है। मरे हुए जीवाणुओं से बनाया जाता है। ऐसा हैजा का टीका भी मरे हुए जीवाणुओं से बनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कुपोषण का कौन सा एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, और जो अक्सर 5 वर्ष की आयु के बच्चों में दूध छुड़वाने की आयु के आसपास होता है। उसको हम बोलते हैं क्वासियोरकर। आज ही मैंने सुबह मतलब कल रात को मैंने कुपोषण से संबंधित करीब 100 MCQ डाले हैं। एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं होगा। वहाँ मैंने सब बताया है, क्वासियोरकर क्या होता है, अंडरवेट क्या होता है, मरासमस क्या होता है, वाटरलू वर्गीकरण, गोमेज वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो जिसने भी नहीं देखा हो वीडियो उसको बहुत अच्छे से देख लो, सारा ही फैक्ट उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुपोषण जो पूरा का पूरा 8 नंबर का चैप्टर है, पूरा का पूरा 8 नंबर ही आपको वहाँ पे मिल जाएंगे एक वीडियो से। उसको ज़रूर देख लेना, मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूँगी। अगला है गेहूं के जो अंकुर का तेल होता है, गेहूं का अंकुर का तेल होता है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। गेहूं का जो अंकुर का तेल होता है ये होता है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है। किसका, विटामिन ई का। विटामिन ई को क्या बोला जाता है, टीकोफेरॉल विटामिन ई को बोला जाता है। विटामिन ई की मात्रा की बात की जाए तो 7 से 10 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी मात्रा आवश्यक होती है। जबकि गर्भवती महिला की बात की जाए तो गर्भवती महिला को लगभग 8 से 12 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको टीकोफेरॉल बोला जाता है। फ्रेंड देखिए ये हमारी पूरी ई बुक है, इस प्रकार से आपको ई बुक मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये मादा जनन तंत्र है, ये विकास और पंचवर्षीय योजनाओं की मिलेंगी, ये स्वास्थ्य नीति व योजनाओं की मिलेंगी। लगभग इसमें 400 वन लाइनर, 300 प्लस MCQ मिलेंगे। अधिनियम की मिलेंगी, इस अधिनियम की 2000 प्लस MCQ मिलेंगे। ग्रंथि और हार्मोन के मिलेंगे। ये प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच का चार्ज है केवल 399। इसमें आपको टॉपिक वाइज जो होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्वयंपुर सिलेबस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करीब 15,000 प्लस MCQ मिलेंगे, धमाकेदार तूफानी रिवीजन, और साथ में आपको मिलेगा डेली टेस्ट। टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्ट करोगे, रोज़ टिक लगाओगे, रोज़ गलती करोगे और फिर बार बार उन्हीं को करोगे ना, तो बहुत आसानी से मतलब याद हो जाता है। और बार बार करने से वो क्वेश्चन जो होते हैं हमको याद हो जाते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। और हर प्रकार के क्वेश्चन नहीं रहते कि हमने बेसिक क्वेश्चन, हमने एक टॉपिक लिया है और एक टॉपिक का हर जितना एडवांस क्वेश्चन बन सकता है हम उन टेस्ट में देते हैं टॉपिक वाइज में। इसके अलावा ये सबसे बेस्ट बैच है हमारा हम जीतेंगे बैच, जो 799 में आता था, लेकिन अभी हमने केवल उसका 499 किया है। इसमें रोज़ टेस्ट देना है, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक आपको याद होंगे। आपको ट्रिक की जो आपको केवल मेरी वीडियो सुनना है, आपको वीडियो सुन के ही सारा याद हो जाएगा। काम करते करते, जो अपना खाना बनाते बनाते कैसे भी आप उसको याद कर ले सकते हो। इसमें भी प्रैक्टिस, थ्योरी, MCQ, वीडियो लेक्चर, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद, टॉपिक वाइज MCQ भी, हर टॉपिक के हजारों प्रैक्टिस प्रश्न, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। कम समय में आप अब भी ये पूरा हमारा जो पैकेज है ये ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की एक नवजात की महामैराथन की भी 200 प्रश्नों की बुक मिलेगी। तो ये सारी बुक मिलेंगी। एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपकी सारी तैयारी होगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। टेलीग्राम में सब कुछ आपको मिलेगा। और टेस्ट जो है ना, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में ले जाएंगे। हर एक टॉपिक का, सपोज करो हमने तपेदिक ही पढ़ाया है तो तपेदिक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, कब आया, किसके द्वारा फैलता है, वैक्सीन क्या है, कितनी मात्रा दी जाती है, कहाँ दी जाती है, कितने कार्यक्रम चले, कितने उन्मूलन चले, एक टॉपिक से जितने भी MCQ बन सकते हैं सारा, तो मतलब फिर बाहर जाएगा ही नहीं। आज हमारा महामैराथन रात को 10 बजे टेस्ट है पूरा प्रबंधन का। अगर आप देना चाहते हैं तो आप अगर हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप 499 वाला कर लीजिए। 499 और 399 में बस यही अंतर है
कि 399 में आपको हमारे ट्रिक्स वीडियो नहीं मिलेंगे और थ्योरी नहीं मिलेगी। बस आपको बाकी इसमें जो 499 में आपको PDF थ्योरी ट्रिक्स ये सब मिलेगा। बाकी प्रैक्टिस इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे। सारों में ही मैं इकट्ठा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रही हूँ और वो सारा ही डालती जा रही हूँ, तो वो सारा ही आपको मिलता जाएगा। गर्भनाल की लंबाई, इसको हम बोलते हैं अमली कार्ड, अमली कार्ड भी बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर होती है और ये 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। गर्भावस्था के हिसाब से अलग अलग होती है और गर्भावस्था के करीब 4 हफ्ते में ये बनना आरंभ कर देती है। भी पूछा जाता है कि गर्भनाल किस हफ्ते में बनना आरंभ कर देती है, तो गर्भनाल जो होती है 4 हफ्ते में बनना आरंभ कर देती है। गर्भनाल की जो मोटाई होती है वो लगभग 1 इंच होती है। गर्भनाल की जो मोटाई होती है वो कितनी 1 इंच होती है, या बोले तो 1 से 2 सेंटीमीटर ये होती है। अगर ये इसकी लंबाई में असामान्यताएं होती हैं तो प्रसव में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लेसेंटा और भ्रूण को जोड़ने में ये एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगी। इसमें 2 धमनियाँ और 1 सिरा होती हैं। सिरा अशुद्ध रक्त को ले जाती है, धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है, याद रखिएगा। ये एक लचीली सी ट्यूब के समान रचना होती है जो भ्रूण को मां से जोड़ती है। अगला है ICMR 2019-20 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन जिंक की कितनी आवश्यकता होती है। जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा मतलब अगर हमें लूज मोशन होते हैं तो भी हमें जिंक ही दी जाती है। हमारी मांसपेशियों को टोन करने के लिए भी जिंक आवश्यक है। जिंक बहुत आवश्यक होता है और एक गर्भवती महिला को लगभग 17 मिलीग्राम जिंक आवश्यक होता है। सॉरी, 14.5 मिलीग्राम जिंक एक गर्भवती महिला को आवश्यक होता है। 17 मिलीग्राम जो जिंक होता है एक पुरुष को आवश्यक होता है और 13.2 एक महिला को आवश्यक होता है। और जो गर्भवती महिला होती है 14.5, धात्री महिला को लगभग 14 मिलीग्राम जिंक आवश्यक होता है। बात करते हैं एक संतुलित आहार में दूध या दही की कितनी मात्रा आवश्यक होती है। तो एक संतुलित आहार में दूध या दही की लगभग 300 ml मात्रा आवश्यक होती है। कितनी, लगभग 300 ml मात्रा आवश्यक होती है एक संतुलित आहार में। और अगर गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला को लगभग 400 मिली या 400 ग्राम दूध या दही की आवश्यकता होती है, जबकि 30 ग्राम जो होती है वसा की आवश्यकता होती है। 30 ग्राम किसकी होती है, वसा की होती है। और लगभग 400 मिलीग्राम हमको पड़ती है दूध या दही की आवश्यकता पड़ती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम था जो 1953 में शुरू किया। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्रम था जो 1953 में शुरू किया था। तो 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हुआ था और मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1955 में। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब हुआ था, 1955 में हुआ था और नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में हुआ था। इसके अलावा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1955 में और इसको राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो कर दिया था वो 1983 में कर दिया था। और राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन कब का हो गया था, 2005 में हो गया था। तो 1955, 1983 और 2005 याद रखना है। क्षय रोग का जो नियंत्रण कार्यक्रम है वो 1962 से आरंभ हुआ है। 1997 से इसका संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जिसको हम RNTCP कहते हैं वो आरंभ हुआ और इसको 1997 में डॉट्स जो पद्धति है टीबी की उसके साथ इसको आरंभ किया गया था। अगला है विलू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। देखो, विलू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। तो ये नाइट्रेट किस में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। नाइट्रेट जब जल में घुल जाता है तो उसके कारण विलू बेबी सिंड्रोम होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विलू बेबी एक होता है इटाई रोग। इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। और मिनी माता रोग किसके कारण होता है, मिनी माता रोग पारे की अधिकता से होता है। ये कुछ हैं जो प्रदूषक तत्व हैं जिनके कारण बीमारी हो जाती है। और बिलू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। बिलू बेबी सिंड्रोम को हम मैथोमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, मैथोमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं बिलू बेबी सिंड्रोम को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर
नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।